गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन हम कर रहे थे। आज हम ब्रिटिश संविधान के अध्ययन के अंतर्गत ब्रिटिश संसद के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश संसद को मातृ संसद कहा जाता है और ब्रिटिश संविधान को मातृ संविधान कहा जाता है। चूंकि ब्रिटेन में द्विसदनात्मक संसद है, इसीलिए दुनिया के दूसरे देशों में भी द्विसदनात्मक संसद या व्यवस्थापिका है। दूसरी बात इसमें यह है, अगर उस समय संयोगवश अगर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका उत्पन्न नहीं होती तो त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका ब्रिटेन में आती और दुनिया ने ब्रिटेन की संसद का ही अनुसरण किया है। आज हम थोड़ा सा पीछे जाते हुए ये देखेंगे कि ब्रिटेन की जो संसद है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आई थी और संयोग तत्व ने किस तरीके से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का पक्ष लिया या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को जन्म दिया। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रिटिश संसद, जो मातृ संसद है उसकी जो प्रभुसत्ता है, यानी संसद की जो प्रभुसत्ता है उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा उसकी प्रभुसत्ता के ऊपर क्या सीमाएं हैं, संसद की प्रभुसत्ता पर क्या सीमाएं हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन मातृ संसद का जन्म किस प्रकार से हुआ, किस तरीके से यह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के रूप में आज हमें दिखाई देती है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जब संयोग और विवेक का शिशु कथन का हमने अध्ययन किया था तब हमने इसका अध्ययन किया था। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि विश्व के विभिन्न देशों ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विचार और व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रहण की है, जैसे मैं बता रहा था आपको। लेकिन स्वयं ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को सोच विचार कर किसी योजना के आधार पर नहीं बनाया गया, बल्कि संयोगवश यह उत्पन्न हुई थी 13वीं सदी के अंतिम वर्षों में, जब इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया था। ऐसी स्थिति में 1295 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगाने की आवश्यकता अनुभव की, ताकि इन करों के माध्यम से ब्रिटेन का जो खजाना है वो भरा जा सके। और इन नए कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 3 अलग अलग वर्गों, क्रमशः सामंत वर्ग, धर्माधिकारी वर्ग और नगर के प्रतिनिधि, कौन कौन थे? सामंत वर्ग, धर्माधिकारी वर्ग, सामंत, धर्माधिकारी, सामंत, धर्माधिकारी। इसके अलावा तीसरा वर्ग जो था वो था नगरों के प्रतिनिधि। ये 3 अलग अलग वर्ग जो थे इनको आमंत्रित किया गया नए कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए। तो उस हिसाब से कितने सदन, मतलब कितने होने चाहिए थे, इसके संसद के कितने सदन होने चाहिए थे? 3। सामंत वर्ग के प्रतिनिधि, धर्माधिकारी वर्ग और नगरों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में इसे मॉडल पार्लियामेंट कहते हैं। आदर्श संसद कब बुलाई गई? 1295 में। क्यों बुलाई गई? जब एडवर्ड प्रथम को ये लगा कि ब्रिटेन का राजकोष खाली हो गया और नए कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बुलाया जाना आवश्यक है, तो उन्होंने सामंत वर्ग के प्रतिनिधियों को, धर्माधिकारियों को और नगरों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, नगर के प्रतिनिधि। तो उस हिसाब से जो संसद का प्रारूप है या उसका जो स्वरूप है वो त्रिसदनात्मक होना चाहिए था, लेकिन आज ये है क्या? द्विसदनात्मक। इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडल पार्लियामेंट। इस उदाहरण से त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास होता, किंतु सामंतों और उच्च धर्माधिकारियों ने परस्पर हितों की एकता अनुभव की। सामंतों ने और उच्च धर्माधिकारियों ने, मतलब सामंत और धर्माधिकारी एक क्या हो गए? एक हो गए। सामंत और धर्माधिकारी एक हो गए और नगरों के प्रतिनिधि अलग रहे। तो कुल मिलाकर कितने वर्ग हो गए? अब 2 वर्ग बन गए और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जन्म हुआ। तो ब्रिटेन में कैसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जन्म हुआ? आपने देखा कि इसमें संयोग तत्व ने पूरा अपना योगदान दिया। सामंत वर्ग के प्रतिनिधि, धर्माधिकारी और नगरों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था नए कर प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए, लेकिन ये इन दोनों ने अपने हितों की एकता महसूस की, इसलिए ये दोनों वर्ग जो थे वो एकजुट हो गए और नगरों के जो प्रतिनिधि थे वो अलग रहे। ये किसको रिप्रेजेंट करने वाले बने? लोक सदन को। और ये किसको रिप्रेजेंट करने वाले बने? लॉर्ड सभा को। तो आज अब हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रिटेन की संसद की
कि वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के रूप में मैंने दिखा दिया या बता दिया आपको कि कैसे इसका जन्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की संसद की जो संप्रभुता है उसका क्या मतलब है। इससे भी पहले ब्रिटेन की जो संसद है वो किससे मिलकर बनती है? लॉर्ड सभा, लोक सदन और सम्राट, इनके द्वारा ब्रिटेन की संसद का निर्माण होता है। लॉर्ड सभा, लोक सदन और इसके अलावा सम्राट के माध्यम से संसद का निर्माण होता है। संसद की प्रभुसत्ता का मतलब क्या है? लोक सदन की प्रभुसत्ता। संसद की प्रभुसत्ता किसकी प्रभुसत्ता है? लोक सदन की प्रभुसत्ता। आरंभ में जब संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन में पनपी तो उसके बाद हमने देखा कि जो शक्तियां थी जो आज लोक सदन के पास है वो किसी जमाने में किसके पास हुआ करती थी? लॉर्ड सभा के पास में। 1688 ईस्वी में जब ब्रिटेन का सम्राट डर कर भाग गया, उसके बाद विलियम तृतीय ब्रिटेन के सम्राट बनाए गए संसद के द्वारा। तो ब्रिटेन के सम्राट जो थे वो संसद के नियंत्रण में आ गए और उन्होंने अपनी शक्तियों को इच्छानुसार संसद को सौंप दिया। मतलब स्वैच्छिक आधार पर उन्होंने देख लिया कि अब सम्राट की नहीं चल सकती, तो इसलिए उन्होंने सारी शक्तियां जो थी वो संसद को दे दी। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो इसी को बताती है कि बिना किसी हिंसा और रक्तपात के सम्राट ने अपनी शक्तियों को संसद को दे दिया। अब संसद के नियंत्रण में आ गया सम्राट और उसी की इच्छा के परिणाम स्वरूप विलियम तृतीय ने अपना पद जो था वो ग्रहण किया था। लेकिन इस समय ये शक्तियां जो थी वो लॉर्ड सभा के पास में गई और लॉर्ड सभा में किसको प्रतिनिधित्व मिला हुआ था? सामंत वर्ग के प्रतिनिधियों को और उच्च धर्माधिकारियों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। तो एक प्रकार से उच्च सदन के पास में शक्तियां थी। लेकिन उसके बाद में सुधार अधिनियम 1832, 1867, 1884 जिसके माध्यम से लोक सदन के सदस्य अब राजनीतिक दलों के सिद्धांतों के आधार पर चुने जाने लगे और उसके बाद में धीरे धीरे जब ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था का विकास होने लगा और लॉर्ड सभा के सदस्यों की रुचि जो थी वो ब्रिटिश राजनीति में कम होती चली गई। उसके बाद 1911 और 1949 के अधिनियमों के माध्यम से लॉर्ड सभा की शक्तियां किसको दे दी गई? लोक सदन को दे दी गई। लॉर्ड सभा की शक्तियों का हस्तांतरण लोक सदन की तरफ हो गया। लेकिन आज हम यहाँ क्या पढ़ने वाले? लोक सदन और लॉर्ड सभा की शक्तियां, उनके कार्य, उनकी स्थिति, दोनों के बीच में परस्पर संबंध, इसका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम बात करने वाले संसद की प्रभुसत्ता की। संसद की प्रभुसत्ता का मतलब है लोक सदन की प्रभुसत्ता। मतलब प्रभुसत्ता का मतलब यह है कि संसद क्या है? अपने आप में सर्वोच्च है। वो जिस विषय पर भी चाहे कानून का निर्माण कर सकती है। कोई भी ऐसा विषय छूटा हुआ नहीं है जिसके ऊपर ब्रिटिश संसद कानून का निर्माण ना कर सकती हो। डी लोलमे ने शायद इसीलिए कहा था कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकती। तो देखिए जो तर्क दिए गए संसद की प्रभुसत्ता के संबंध में मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आपके लिए, आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं। पहला तर्क है ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के संबंध में कि विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता एकात्मक शासन व्यवस्था है और उसमें शक्तियां केंद्रीय शासन के पास में है और संसद हर विषय पर कानून निर्माण करने की शक्ति रखती है। इसके बाद कानून निर्माण की कोई सीमा नहीं है, किसी भी विषय पर कोई भी कानून वो बना सकती है। इसके बाद कानून में परिवर्तन की क्षमता है, किसी पुराने कानून को संशोधित कर सकती है, कोई नया कानून बना सकती है या किसी कानून को खत्म करके उसकी जगह पर दूसरे कानून को लेकर आ सकती है और किसी कानून का नाम बदल सकती है, उसकी किसी धारा को बदल सकती है। ये सारी शक्तियां ब्रिटेन की संसद के पास में मौजूद है और वो कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोपरि इसलिए भी है क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अभाव पाया जाता है, तो न्यायपालिका उसको नियंत्रित नहीं कर सकती। और हमने ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था में यह भी देखा कि लॉर्ड सभा अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती है। तो लॉर्ड सभा में एक प्रकार से अपील का सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान है। तो शक्तियों का जो पृथक्करण हमें ऊपर से देखने को मिलता है वो शक्तियों का पृथक्करण वास्तव में होता नहीं है, क्योंकि लॉर्ड सभा अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती है और ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन के अभाव की वजह से न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों पर विचार विमर्श नहीं कर सकती या कोई भी करेक्शन या कोई संशोधन या कोई आपत्ति उसमें दर्ज नहीं करवाई जा सकती। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि संसदीय प्रभुसत्ता की बात करते हैं। अपनी
संसदीय प्रभुसत्ता की हम बात करेंगे, उसके ऊपर कौन सी सीमाएं या कौन से बंधन है, इसकी हम बात करेंगे। संसदीय प्रभुसत्ता की सीमाएं या उसके ऊपर जो बंधन है, जनमत के विरुद्ध जाकर संसद किसी भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। जनमत की इच्छा को ध्यान में रखना पड़ता है। जब जनमत के आगे प्रधानमंत्री को सर झुकाना पड़ सकता है तो फिर संसद क्या चीज है उसके आगे। तो जनमत वह शक्ति होती है जिससे शासक भयभीत रहते हैं। कार्लाइल कहता था कि मैं नेता हूं और मैं जनता का अनुगमन करता हूं। और ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति ऐसी नहीं है कि वो अपने नेताओं का सम्मान ना करे, और ब्रिटेन में ऐसी राजनीतिक संस्कृति भी नहीं है कि राजनीतिक दल जो है वो जनमत का अपमान करे। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था इसलिए सफल हुई है कि वहां पर द्विदलीय प्रणाली है। एक दल सत्तारूढ़ होता है और दूसरा दल विपक्ष में बैठता है। तो सत्तारूढ़ दल अगर कोई गलती करता है तो विपक्ष उस गलती को सामने ला देता है। तो इसलिए वो जनमत की अगर उपेक्षा करेगा तो वो अपने राजनीतिक भविष्य को ही क्या करेगा, संकट में डालेगा। तो उसकी कानून बनाने की शक्ति जो है संसद की, वो किसके द्वारा नियंत्रित हो जाती है, जनमत के द्वारा। नैतिक बंधन भी ब्रिटिश राजनीतिक संस्कृति में बहुत बड़े होते हैं। ये नैतिक बंधन भी क्या करते हैं, संसद को किसी ऐसे विषय पर कानून बनाने से रोकते हैं जो अपने आप में नैतिक रूप से संसद को क्या करता हो, उस कानून को बनाने से रोकता हो। जैसे एक उदाहरण है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी किताबों में एक उदाहरण दे रखा है इस संबंध में कि ये बताया गया है कि यदि कोई विधानमंडल यह निर्णय करे कि नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए, यदि कोई विधानमंडल यह निर्णय करे कि नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाए और ऐसे बच्चों को अगर हम रक्षा करेंगे उनकी, तो ये गैर कानूनी होगा। तो क्या कोई विधानमंडल ऐसा करने के लिए तैयार होगा? क्या कोई जनता ऐसी पागल होगी जो इस प्रकार का कृत्य करने के लिए विधानमंडल को स्वीकृति देगी? तो नैतिक बंधन भी क्या करते हैं, संसद की शक्ति को नियंत्रित करते हैं। परंपराओं के बारे में आपने पढ़ा कि परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का काम करती है। परंपराओं की अनदेखी राजनीतिक दल नहीं करते। जनता का जीवन, राजनीतिक जीवन, ब्रिटिश राज व्यवस्था, वो किसके चादर में लिपटे हुए हैं, परंपराओं की चादर में लिपटे हुए। तो परंपराओं को अगर किसी परंपरा में कोई बदलाव करना होता है तो वो भी कानून के अनुसार बदलाव करना होता है। और कोई परंपरा छोड़ी जानी है तो जब तक जनता ऐसा करने के लिए संसद के सामने कोई संकेत नहीं देगी, तब तक उस परंपरा को तोड़ना या उसके विरुद्ध जाकर कोई कानून बनाना संभव नहीं है। तो परंपरा भी क्या करती है, ब्रिटेन की संसद की कानून निर्माण की शक्ति को या उसकी प्रभुसत्ता को नियंत्रित करती है। विधि का शासन, जैसे संसद कानून बनाने वाली एक संस्था है और कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, लेकिन जो कानून बनाते हैं, जो कानून को बनाने वाले होते हैं, जो कानून को लागू करने वाले होते हैं, वो स्वयं भी किसके नियंत्रण में होते हैं, विधि के शासन के नियंत्रण में होते हैं और उन्हें कानून द्वारा ही शासित होना पड़ता है। शासक और शासितों के बीच में वहां पर कोई भी भेद नहीं है। एक समान अपराध के लिए एक समान दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि कुछ आपत्तियां हैं जिसके बारे में हम जब विधि की शासन की अवधारणा पढ़ेंगे तब अध्ययन करेंगे। फिर वेस्ट मिनिस्टर अधिनियम, ये लिख रखा है मैंने, वेस्ट मिनिस्टर अधिनियम 1931। इसमें कहा गया कि जो अधिराज्य हैं उनके संबंध में अगर कोई कानून बनाना होगा, मतलब जो उपनिवेश है, डोमिनियन स्टेट्स हैं, उनके बारे में अगर कोई कानून बनाना होगा तो जब तक वहां की संसद, ब्रिटिश संसद से इस प्रकार का आग्रह नहीं करेगी तब तक उस प्रकार के कानून नहीं बनाए जाएंगे। तो ब्रिटिश संसद अपने अधिराज्यों के संबंध में भी कानून बनाएगी, लेकिन जब वहां की संसद से परमिशन मिलेगी तब जाकर। तो इसका मतलब है कि वेस्ट मिनिस्टर अधिनियम भी क्या करता है, संसद की कानून निर्माण की शक्ति को बाधित करता है। इसके बाद अलावा प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब है कि मूल व्यवस्थापन के कार्य को छोड़कर अन्य कार्य जो है जिसमें नियम उपनियम बनाने का काम होता है वो कार्यपालिका को सौंप देने से उनकी कानून निर्माण की जो शक्ति है वो सीमित हो जाती है। ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण ब्रिटेन की संसद को लोक कल्याण से संबंधित अनेक प्रकार के कानूनों का निर्माण करना पड़ता है और ये कानून निर्माण का कार्य इतना बड़ा होता है कि मूल व्यवस्थापन के कार्य को छोड़कर अपनी शक्तियों को, कानून निर्माण की शक्तियों को उसे कार्यपालिका को सौंपना पड़ता है। तो उसकी कानून निर्माण की शक्ति क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। फिर इसके बाद अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति में माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून
ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति में राष्ट्रीय कानून का एक भाग माना गया है और जिस कानून ने सभ्य राष्ट्रों को सहमति प्राप्त की है, जिस कानून को सभ्य राष्ट्रों ने अपनी सहमति दी है, उस कानून को ब्रिटेन की संसद को भी क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है और उस कानून के विरुद्ध जाकर कोई कानून वो नहीं बना सकती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि युद्ध बंदियों की अदला बदली या उनकी रिहाई की जानी चाहिए। युद्ध बंदी जो होते हैं वो भी एक प्रकार से किसी देश के सैनिक या नागरिक होते हैं, तो उनके साथ में अपमानजनक व्यवहार या कोई भी काम किया जाता है तो वो जो सैनिक नियमावली है उसके अनुसार किया जाना चाहिए। अगर ब्रिटेन की संसद इस अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध जाकर कोई कानून बनाती है तो उसका विरोध विश्व में या विश्व जनमत उसका विरोध करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है और जिस कानून ने सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त कर ली है उसके विरुद्ध जाकर कोई भी कानून ब्रिटेन की संसद नहीं बनाएगी। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो भी ब्रिटेन की संसद की कानून निर्माण की शक्ति को नियंत्रित करता है या उसकी प्रभुसत्ता को नियंत्रित करता है। इस प्रकार संसद की प्रभुसत्ता का अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, परंतु इसका अर्थ इतना अवश्य है कि वह कैसा भी कानून बनाए उसके द्वारा निर्मित विधि को ब्रिटेन में किसी भी न्यायालय या न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह कैसी भी विधि बनाए उसके द्वारा निर्मित विधि जो है वो न्यायालय में चुनौती, उस विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा और वो विधि परंपराओं के विरुद्ध नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध नहीं होगी, वो जनमत के विरुद्ध नहीं होगी और वो परंपराओं के विरुद्ध नहीं होगी, वह विधि के शासन के नियंत्रण में होगी। तो ब्रिटेन के संसद की प्रभुसत्ता का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है, उसे जनमत का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उसको चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, ब्रिटेन की प्रभुसत्ता क्या है, उसके संबंध में तर्क और ब्रिटेन की संसदीय प्रभुसत्ता के ऊपर जो सीमाएं हैं, जनमत की सीमा, नैतिक बंधन, परंपराएं, विधि का शासन, वेस्टमिनिस्टर अधिनियम, प्रदत्त व्यवस्थापन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का नियंत्रण रहता है। तो जैसा सोचा गया वैसा बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी ब्रिटेन के संविधान के संबंध में कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान जैसा है वैसा वो दिखाई नहीं देता और जैसा दिखाई देता है वैसा वास्तव में होता नहीं है। जैसा है वैसा वो दिखता नहीं है और जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही।